आज के समाचार पत्रों के मुख्य तथ्यों एवं संकल्पनाओं का संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी से जरूर लाभान्वित होंगे। फर्स्ट है 1915 ईस्वी में थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया था। 1915 ईस्वी में थॉमस एल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया था। थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका के रहने वाले थे। 1931 ईस्वी में पहली एसी यात्री ट्रेन अमेरिका में चली थी। ये आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 2 दशकों में देश का वन क्षेत्र 23.3 लाख हेक्टेयर घटा है। ये आपको पर्यावरण संरक्षण, जहाँ पर आपको वनों का डाटा पूछेगा वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने पिछले 2 दशकों में अपना 23.3 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र गंवा दिया है। लिहाजा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। सबसे हरे भरे क्षेत्र पूर्वोत्तर की हरियाली भी प्रभावित हुई है। एनजीटी ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट में दिए खाद्य व कृषि संगठन के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत में 2015 से 2020 तक प्रतिवर्ष 6,68,000 हेक्टेयर वनों की कटाई की दर थी, जो विश्व स्तर पर दूसरी सबसे अधिक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आंकड़े बताते हैं कि असम समेत 5 राज्यों में 60% वनों को काटा या अन्य तरीकों से उसे नष्ट कर दिया गया है। असम में सबसे अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। असम में 3,24,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र साफ हो गया है। मिजोरम में 3,12,000 हेक्टेयर, अरुणाचल प्रदेश में 2,62,000 हेक्टेयर, नागालैंड में 2,59,000 हेक्टेयर और मणिपुर में 2,40,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र साफ हो गया। एनजीटी ने, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आर्थिक भविष्य का प्रवेश द्वार चाबहार क्या है? हाल ही में भारत और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 वर्षीय समझौता हुआ है। क्या है? चुनावी सरगर्मी के बीच मोदी सरकार ने विकास प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देते हुए गत दिनों चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन एवं परिचालन के लिए समझौता किया। ईरान में स्थित चाबहार पहला ऐसा बंदरगाह है जो विदेशी धरती पर होने के बावजूद भारतीय नियंत्रण में रहेगा। यह समझौता वैश्विक भू राजनीति में ही भारत को बढ़त नहीं दिलाएगा, बल्कि विदेश व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एक नई पृष्ठभूमि भी तैयार करेगा। चाबहार बंदरगाह के परिचालन से एक तरफ पाकिस्तान के अस्थिर व्यापार मार्गों पर निर्भरता कम होगी, तो दूसरी ओर भारत के व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलने से सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या है? वर्ष 2002 में पहली बार तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातिमी एवं भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह को बनाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। भारत के लिए इसके 2 स्पष्ट उद्देश्य थे। पहला, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना। दूसरा, पाकिस्तान के व्यापार मार्गों के विकल्प की तलाश करना। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति 2016 में मोदी सरकार में हुई, जब चाबहार में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया। चाबहार बंदरगाह विकसित करने में भारत के निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण 2019 में भारत को चाबहार बंदरगाह के प्रयोग का अधिकार मिल गया है, जिसका भारत को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण करना होता था। हालांकि इसके कारण भारत अस्थायी तौर पर कोई आर्थिक रणनीति बनाने एवं उसके प्रयोग के लिए आश्वस्त नहीं था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सफलता ही है कि अब इसे समझौते को नवीनीकरण प्रत्येक 10 साल बाद होगा। इस संदर्भ में भारत अब व्यापार को दीर्घकालीन नीतियों को क्रियान्वित कर सकेगा। चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश से अरब देशों में यह साफ संदेश गया है कि भारत एक बदलता हुआ बड़ा निवेशक देश है, जो आधारिक संरचना के निर्माण करने में भी सक्षम है। भारत के सभी बंदरगाहों से चाबहार बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इससे आगे सड़क एवं रेल ट्रैक द्वारा कैस्पियन सागर से होते हुए रूस और इससे आगे यूरोपीय देशों तक पहुंचने का विकल्प मिलता है। इस बंदरगाह के माध्यम से ईरान के प्रमुख शहर तेहरान से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में भी आसानी से जुड़ सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक देशों के लिए 7200 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर हिंद महासागर तक पहुंचने का सुरक्षित एवं सुगम मार्ग है। यह एक बहुदेशीय परिवहन मार्ग है, जिसके द्वारा तुर्की, इस्तांबुल, बुल्गारिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से आगे चीन तक पहुंचा जा सकता है। वास्तव में चाबहार बंदरगाह का व्यापार मार्ग सिल्क रूट का विकल्प देता है, जो सुएज नहर की तुलना में
जो सुएज नहर की तुलना में 40% कम दूरी करता है। इससे होने वाले व्यापार में न केवल 15 दिन का कम समय लगेगा, बल्कि 30% सस्ता होने से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी भारत को मिलेगा। इस मार्ग का प्रयोग भारत अपनी व्यापार क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ इस क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक संबंधों को भी मजबूत कर सकता है। इस जुड़ाव से भारत के लिए व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे और पूरे क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। मध्य एशिया के संसाधन संपन्न नए बाजारों तक भारत की पहुंच भी बनेगी। ईरान सहित मध्य एशिया के देशों से हमारा व्यापारिक अनुपातिक रूप से बहुत कम होता है। तुर्कमेनिस्तान से प्राकृतिक गैस, कजाकिस्तान से यूरेनियम सहित यह क्षेत्र जीवाश्म ईंधन और जल विद्युत के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान कर सकता है और कई महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। भारत भी दवा, मांस, यांत्रिक उपकरण, प्रसाधन सामग्री, गारमेंट्स, रसायन, कीटनाशक दवाएं, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, पर्यटन और IT आदि के निर्यात को बढ़ा सकता है। इन क्षेत्रों में भारत रुपये में व्यापार को बढ़ावा देकर अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मुद्राओं पर निर्भरता कम कर सकता है। चाबहार बंदरगाह से ईरान को भी लाभ होगा, जो पहले से ही अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहा है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करते हुए अफगानिस्तान को विभिन्न तरह की सहायता पहुंचाने के लिए इसी बंदरगाह का उपयोग करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बदलती परिस्थितियों में भारत का रूस से तेल आयात काफी बढ़ा है। भारत ने अमेरिकी दबाव को न मानते हुए रूस से होने वाले तेल आयात से 25 से 30 अरब डॉलर बचाए हैं। चाबहार बंदरगाह समझौते के बाद रूस और भारत के व्यापार में और बढ़ोतरी होगी। चाबहार बंदरगाह द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र भारत का सामरिक प्रभाव बढ़ने से भू राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी। बदलते समय में अब राजनीति पर भारी पड़ रही है। चीन भी भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। इसे देखते हुए अमेरिका भी कठोर रूप को अपनाकर भारत की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। अब मध्य एशिया एवं यूरोपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त लॉजिस्टिक नीति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे इन देशों और भारत के बीच संबंध और मजबूत हो सके। कुल मिलाकर चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह एक ऐसे भविष्य का प्रवेश द्वार है जो भारत की आर्थिक क्षमता को बल देने के साथ उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को मजबूत करेगा। यह टॉपिक आपको भारत ईरान संबंध और चीन को कैसे काउंटर किया जा सकता है, या भारत अफगानिस्तान संबंधों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या भारत और मध्य एशिया के संबंधों में चाबहार बंदरगाह का क्या उपयोग हो सकता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, बीते एक दशक के दौरान भारत में $8 ट्रिलियन का निवेश, यह आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले एक दशक में भारत का $8 ट्रिलियन का सार्वजनिक और निजी निवेश किया गया है। यह देश की आज़ादी के बाद से किए गए कुल निवेश के आधे से अधिक है। DSP एसेट मैनेजर्स के मुताबिक 1947 में देश के आज़ादी के बाद से अब तक विभिन्न निवेश पर $14 ट्रिलियन खर्च किए गए। इसमें परिवारों द्वारा आवास पर खर्च, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च और निजी पूंजी निवेश शामिल है। वही सरकार ने पिछले 10 सालों में नए निवेश पर $8 ट्रिलियन का खर्च किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार अपने प्रत्येक वार्षिक बजट में पूंजीगत व्यय आवंटन को बढ़ाती रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत निवेश को लेकर होने वाली हिचक से बाहर निकल आया है। जब GDP अनुपात के मुकाबले निवेश की बात करें तो यह 2011 में चरम था और यह तब तक कम रहा जब तक कि कोरोना के कारण हुए व्यवधान से सप्लाई चेन को प्रभावित नहीं किया गया। हालांकि महामारी के बाद सुधार और सरकारी व्यय के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश की वापसी हो रही है। वैश्विक स्थिति भले ही ठीक नहीं हो, लेकिन भारत का आधार मजबूत बना हुआ है। रिपोर्ट में भारत के शेयर बाजार को जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत अब उभरते बाजारों में दूसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। उभरते बाजारों में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 7.8% से बढ़कर वर्तमान में 17.7% हो गई है। नेक्स्ट, मालदीव पे शुरू होगा भारत का रुपये कार्ड। ये आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मालदीव में जल्द ही भारत का रुपये कार्ड शुरू होगा। इससे मालदीव की मुद्रा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब मालदीव और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध थोड़ा असहज है। ये आपको प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों में इस्तेमाल हो सकता है इसका। नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन अंडरग्राउंड पर चली दुनिया की पहली यात्री मेट्रो ट्रेन। 1862 ईस्वी में लंदन में मेट्रोपॉलिटन अंडरग्राउंड पर दुनिया की पहली यात्री मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरुआत हुआ, तो लंदन में शुरुआत होता 1862 ईस्वी में। दुनिया की पहली
मेट्रोपॉलिटन अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन 1862 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, इंजीनियरों ने दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरों ने दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया था। 1970 ईस्वी में सोवियत संघ ने मरमस्क में दुनिया का सबसे गहरा कृत्रिम गड्ढा कोला सुपर डीप वारहोल खोदना शुरू किया था। 40,230 फीट गहरे इस गड्ढे को खोदने में 20 साल लग गए थे। सोवियत संघ के विघटन की वजह से यह परियोजना बीच में ही रुक गई थी। नेक्स्ट, 1611 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर ने मेहरुन्निसा नूरजहां से निकाह किया था। मुगल शासक जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। 1985 ईस्वी में बांग्लादेश से भारी तूफान के कारण लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई थी। बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था। इसका पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। नेक्स्ट, 1963 ईस्वी में अफ्रीकी देशों को एकजुट करने के इरादे से 32 देशों ने अफ्रीकी संघ का गठन किया था। वर्तमान समय में अफ्रीकी संघ में 55 देश है। नेक्स्ट, राज्य की सभी पंचायतों में हर कुएं का होगा जीर्णोद्धार। ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य योजना अंतर्गत जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हर पंचायत एक कुएं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसको लेकर 6,97,847 रुपये का आवंटन किया गया है। योजना के तहत पंचायत स्तर पर कुएं के जीर्णोद्धार के लिए चरणबद्ध तरीके से जून से काम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। शुरुआत में 7,369 कुओं का जीर्णोद्धार तथा सोख्ता निर्माण की विभागीय स्वीकृति दी गई है। पीएचईडी ने सभी जिलों को कुएं के जीर्णोद्धार के लिए दिशा निर्देश भेज दिया है। जिलों में खोजे जाएंगे नए जल स्रोत। पीएचईडी अधिकारियों को दिए गए निर्देश में कहा गया कि ग्रामीण इलाकों में सभी जल स्रोत की खोज करें और जिन कुएं पर अतिक्रमण किया गया उसे चिन्हित कर अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में तेजी से कार्रवाई करें ताकि भूजल रिचार्ज की व्यवस्था बढ़ सके। वही सार्वजनिक कुएं पर अतिक्रमण कैसे किया गया है इसकी पता लगाया जा सके। नेक्स्ट, 4 जिला अस्पतालों में मुस्कान सर्टिफिकेट लाने की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं में मानक में सुधार के लिए जुटा है। इससे गुणवत्ता के साथ सेवाएं दी जा सकी। नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य के मानकों में सुधार के लिए मुस्कान प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुस्कान सर्टिफिकेट किस लिए मिलता है? तो नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य के मानकों में सुधार के लिए मुस्कान प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 4 जिला अस्पतालों ने मुस्कान सर्टिफिकेट के लिए सभी मानकों को पूरा कर लिया है। राज्य आरओपी के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिन जिलों को तैयारी करने का लक्ष्य दिया गया उनमें जिला अस्पताल औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा और वैशाली शामिल है। नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव के पहले 10 लाख लोगों को नौकरी। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बोले हैं कि विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है, जो सितंबर 2025 में होगा, उससे पहले 10 लाख लोगों को नौकरी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, खेल कोटा नियुक्ति। अभ्यास के लिए 2 घंटे पहले छुट्टी। राज्य में खेलों का अच्छा इकोसिस्टम विकसित हो, इसके लिए सरकार कई तरीके से काम कर रही है। एक तरह जहां खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ खेल नीति से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है ताकि प्रतिभाशाली युवा खेल की तरफ आकर्षित हो। खेल नीति की तरफ पिछले साल कई चरणों में राज्य के लिए पदक लाने वाले खिलाड़ियों की नियुक्ति विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर की गई है। नियुक्ति के बाद अब इन खिलाड़ियों के सामने अभ्यास में समय की बाधाएं आने लगी है। कई नवनियुक्त खिलाड़ियों ने समान प्रशासन विभाग से अपनी कार्य अवधि को लेकर निर्देशन मांगना शुरू कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्देश जारी किया गया है कि खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए समान कर्मचारियों की तुलना में 2 घंटे पहले छुट्टी दी जाए, लेकिन छुट्टी के लिए शर्तें भी जोड़ दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल में भाग लेने का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, नीट पेपर लीक मामले में 2 की जमानत याचिका खारिज की गई है। नेक्स्ट, बीएड में दाखिले को अब तक 1.7 लाख आवेदन। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री 2024 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए बिना विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 3 से 26 मई तक निर्धारित है। तय समय के अंदर 24 में देर शाम तक 1,68,977 आवेदकों ने बीएड में नामांकन के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराया। इनमें से अब तक 1,23,298 आवेदकों ने अपना परीक्षा शुल्क जमा करा दिया है। 11 शहरों में बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र।
सीईटी बीएड 2024 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मोहिता ने बताया कि राज्य के 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अब तक आवेदनों में पटना शहर का परीक्षा केंद्र 36,739 संख्या के साथ अभ्यर्थियों की पहली पसंद है। वहीं गया के केंद्रों के लिए 16,930 और मुजफ्फरपुर के केंद्रों के लिए 15,238 और दरभंगा के परीक्षा केंद्रों के लिए 14,052 ने आवेदन किया है। आवेदन में हुई किसी भी प्रकार के त्रुटि के सुधार के लिए आवेदन दिनांक 1 से 4 के बीच कर सकेंगे। 25 जून को 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री 2024 का प्रवेश परीक्षा आयोजित होगा। इसका मतलब यह है कि बीएड वर्तमान समय में बीएड का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, जिसके लिए फॉर्म भरने की तिथि है 3 मई से लेकर 26 मई तक निर्धारित है। अगर आवेदन करते समय कोई गलत हो गया है तो उसके लिए 1 से 4 जून के बीच में उसमें त्रुटि में सुधार कर सकते हैं और 25 जून को बीएड का एग्जाम होगा। नेक्स्ट, द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 11 तक त्रुटि सुधार। नेक्स्ट, नदियों में सीधे गंदगी प्रवाहित करने वाले 150 नालों की निगरानी क्या है, इसके बारे में देखिए विस्तार से पढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने बिहार के शहरों की गंदगी को सीधे नदियों में प्रवाहित करने वाले सूबे के 105 बड़े नालों की निगरानी शुरू कर दी है। यह प्री मानसून निगरानी 21 मई से 20 जून तक अलग अलग टीमों के द्वारा की जा रही है। इस दौरान परिषद के विशेषज्ञों की टीम संबंधित नालों के जलग्रहण क्षेत्रों का पता लगाने के साथ ही प्रदूषण के स्रोतों की विशिष्ट जानकारी प्राप्त करेगी। कुल 105 बड़े नालों में से 68 नालों का गंदा पानी सीधे गंगा नदियों व उसकी सहायक धाराओं में, जबकि 37 नालों का पानी अन्य नदियों सोन, घाघरा, पुनपुन, पछाने, क्यूल और बूढ़ी गंडक सहित उसकी सहायक धाराओं में गिरता है। परिषद ने इस निगरानी में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग से भी सहयोग की अपील की है। क्या है, नालों और नदियों के नमूने को लेकर प्रयोगशाला में होगी जांच। निरीक्षण के दौरान विशेषज्ञों का दल नालों का पानी नदियों में गिरने से पहले उसकी गंदगी को नष्ट किए जाने को लेकर अपनाए गए जैविक उपचार उपायों की जानकारी लेगा और उपचारित पानी के नमूने एकत्र कर उसकी जांच करेगा। यदि मौजूदा नाले के निकट किसी नए नाले की पहचान की जाती है तो उसकी भी निगरानी कर नमूने इकट्ठित किए जाएंगे। निगरानी टीम के गूगल मैप की साइट पर निगरानी स्थानों का दर्ज कराना होगा। नाली के नमूने एकत्रित कर उनको सुरक्षित रखा जाएगा। टीम को जांच के 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट परिषद को सौंपनी होगी। पटना जिले में सबसे अधिक 40 नाले हैं। जिन नालों को निगरानी के लिए चिन्हित किया गया उनमें सर्वाधिक 40 नाले पटना जिले के पटना शहर, फतुहा, बाढ़, मोकामा, मनेर व दानापुर के। इसके साथ ही बक्सर, दिगवारा, आरा, छपरा, नबीनगर, डालमिया नगर, औरंगाबाद, नासरीगंज, अरवल, बिहार शरीफ, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर, कहलगांव, गोपालगंज, बगहा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के नालों की भी निगरानी होगी। कौन कौन सा नालों की मॉनिटरिंग होगी? देखिए, कर्मनाशा नदी, थोड़ा नदी, सोन नदी से जुड़े 11 नाले, घाघरा नदी व गंडक नदी से जुड़े 19 नाले, पुनपुन व फल्गु नदी से जुड़े 9 नाले, सोन कैनाल से जुड़े 17 नाले, पंचाने व क्यूल नदी से जुड़े 16 नाले, बूढ़ी गंडक नदी से जुड़े 15 नाले, कोसी नदी व कारी कोसी से जुड़े 10 नाले, गंडक, बूढ़ी गंडक व सोन नदी से जुड़े 8 नालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। विभिन्न तिथियों को मॉनिटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट, 718 किलोमीटर में बनाए जाएंगे बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध। बाढ़ से बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, उसके लिए 718 किलोमीटर के तटबंध बनाए जाएंगे। देखिए क्या है, राज्य भर में बाढ़ नियंत्रण के उपाय। राज्य भर में बाढ़ नियंत्रण के उपाय की कवायद शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 718 किलोमीटर में नए तटबंधों का निर्माण कराया जाएगा। इन तटबंधों के निर्माण से 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ से निजात मिलेगी। चौथे कृषि रोड मैप के माध्यम से इसकी कवायद शुरू की गई है। जल संसाधन विभाग की ओर से इन योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा। निर्माणाधीन योजनाओं के तहत 550.242 किलोमीटर में नए तटबंधों का निर्माण होगा। इस योजना के पूर्ण होने से 19,272 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ से निजात मिलेगी। इसके साथ ही प्रस्तावित योजनाओं के तहत 168.26 किलोमीटर क्षेत्र में नए तटबंधों का निर्माण कराया जाना है। इस योजना के पूर्ण होने से
4.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ से राहत होगी। इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर 1,19,96,17 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस साल कई योजनाओं पर शुरू होगा काम। कुल क्षेत्रफल का 27% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का 27% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। बिहार के कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में से 26,073 वर्ग किलोमीटर में बाढ़ आती है। राज्य का लगभग 27.5% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। इसमें 525 किलोमीटर क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है। इसमें 75% बाढ़ वाले इलाके उत्तरी बिहार में है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और खगड़िया सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित इलाका है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। राज्य के सभी प्रखंड कालाजार से मुक्त हो चुके हैं। बिहार राज्य के सभी प्रखंड कालाजार से मुक्त हो चुके हैं। बिहार के सभी प्रखंड कालाजार से मुक्त हो चुके हैं। अब राज्य में पैसिव केस की खोज करके उस पर नियंत्रण किया जाएगा। सूबे के सभी प्रखंडों में कालाजार रोगियों की संख्या प्रति 10,000 की आबादी में एक रोगी से भी कम पहुंच चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंकर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर के साथ 26 मई को नए रूप में दिखेगा डीडी किसान चैनल। दूरदर्शन का किसान केंद्रित चैनल डीडी किसान कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित 2 एंकर के साथ 26 मई से नए रंग रूप और नए अंदाज में नजर आएगा। यह पहल किसी भारतीय सरकारी चैनल के लिए पहली बार है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 9 साल के प्रसारण के बाद डीडी किसान एआई क्रिस और एआई भूमि नामक वर्चुअल एंकर के साथ नए रंग रूप और नए अंदाज में जानकारी पेश करेगा। ये एंकर बिना रुके या बिना थके 24 घंटे 365 दिन न्यूज पढ़ सकते हैं। इसकी खास बात यह भी है कि ये देश विदेश की 50 भाषाओं में बात कर सकते हैं। देखिए यही है डीडी किसान के एआई आधारित एंकर। 2 एंकर है कि क्रिस और भूमि। सेवा क्षेत्र बढ़त से मई में 18 वर्षों में सर्वाधिक तेजी से बढ़ा रोजगार। क्या है? कारोबारी गतिविधियों में मई में वृद्धि से सेवा क्षेत्र में अच्छी बढ़त दिखी है। इससे रोजगार क्षेत्र में 18 वर्षों यानी सितंबर 2006 के बाद से निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन में सबसे तेज सुधार हुआ है। निर्यात भी रिकॉर्ड गति से बढ़ रहा है। S&P ग्लोबल के मुताबिक मई में HSBC की इंडिया कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI 61.7% पर पहुंच गया है। आंकड़ों के मुताबिक लगातार 34वें महीने PMI सूचकांक 50 से ऊपर रहा है। 50 से ऊपर रहने का मतलब कारोबारी गतिविधि में तेजी और उससे नीचे का मतलब संकुचन है। साथ ही कारोबारी गतिविधियां 4 महीने के शीर्ष पर पहुंच गई है। अप्रैल के कंपोजिट PMI के अंतिम आंकड़े 61.5 से इस महीने थोड़ा बढ़कर 61.7 हो गया है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में गतिविधियों में तेजी बनी रहेगी। मासिक आधार पर रोजगार पिछले 2 साल से बढ़ रहा है। तीसरी बार मजबूत रफ्तार से बढ़ा है PMI। ये आपको इम्पोर्टेंट प्रारंभिक परीक्षा के लिए। यूनाइटेड नेशन में कमल किशोर का कार्यकाल शुरू हुआ है। आपदा एवं जलवायु प्रबंधन से जुड़े शीर्ष भारतीय अधिकारी कमल किशोर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतारेस के विशेष प्रतिनिधि आपदा जोखिम उपशमन के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत की है। गुतारेस ने 28 मार्च को कमल किशोर को अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया था। नेक्स्ट, भारत में पहली बार होगा रेंज रोवर स्पोर्ट का उत्पादन। जगुआर लैंड रोवर भारत में अपनी रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट का उत्पादन शुरू करेगी। इनके 54 साल के लंबे इतिहास में पहली बार ब्रिटेन के बाहर इन प्रतिष्ठित मॉडल का उत्पादन किया जाएगा। जगुआर लैंड रोवर का स्वामित्व टाटा मोटर्स के पास है। अभी तक इन दोनों मॉडल का उत्पादन केवल ब्रिटेन में जगुआर लैंड रोवर के सोलीहुल संयंत्र में किया जाता है और वहां से इसका भारत से वैश्विक स्तर पर करीब 121 बाजारों में निर्यात किया जाता है। स्थानीय उत्पादन के साथ दोनों मॉडलों की कीमत 18 से 22% तक कम होता है। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने 15 साल पहले टाटा परिवार में JLR ब्रांड लाने के लिए टाटा सन्स के मानव चेयरमैन रतन टाटा की सराहना की। उन्होंने कहा कि रेंज रोवर का विनिर्माण यही भारत में किया जाएगा। यह एक शानदार एहसास है
यह एक बहुत ही खास पल है, इस पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। नेक्स्ट, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।